प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एलिमिनेशन रिएक्शन तक देखा था। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन तो रिमूव होता ही है, साथ में वो हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। इस पे भी एक आगे से रिएक्शन होता है और एक पीछे से रिएक्शन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल E1 रिएक्शन जो होगा वो आगे से ही रिएक्शन होगा, जब मेरा सबस्ट्रेट जो कार्बन पे लगा हुआ है अब वो जब निकल जाएगा तभी वो अटैक करेगा। ठीक है, रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सबस्ट्रेट पे या सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप पे जिससे वो पहले से अटैच्ड है, जिससे वो जो वो कार्बन के साथ पहले से अटैच्ड है। E2 रिएक्शन में मेरा जो सबस्ट्रेट होगा वो लेफ्ट साइड से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, मतलब E2 रिएक्शन के लिए। और SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एलिमिनेशन में, वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जो बेस होता है वो मेरा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रिलीज हो जाता है और उसके साथ कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग आगे देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन अ हेलो एल्केन विथ बीटा हैलोजन का एटम इज heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom. ठीक है, from beta carbon a halogen atom, from the alpha carbon atom alkenes are formed. ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस रहे, दो बीटा कार्बन रहे, अब अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन किसे कहते हैं, जिसके साथ जिस भी कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो या जिस भी कार्बन के साथ सबस्ट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसी को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर इतने सारे कार्बन है लेकिन ये सारे के सारे अल्फा कार्बन नहीं है, जरूरी नहीं है कि अल्फा कार्बन सिर्फ फर्स्ट को ही बोला जाए। जिस कार्बन के साथ मेरा हेलोजन ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसी को हम हेलोजन ग्रुप बोलते, सॉरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, सॉरी अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये इसके साथ मेरा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ इस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसके बगल वाला इसका नेबरिंग कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन होगा। देन इसके और आगे जब हम जाएंगे, इससे और आगे जाएंगे, ये होगा गामा कार्बन। बस वो 3 तक ही जाता है, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर मेरा कंपाउंड जो है वो टर्शरी ग्रुप में हो तो भी ये कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, इसके बगल वाला ये बीटा कार्बन, इसके बगल ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ठीक है, जिसके साथ भी मेरा हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो मेरा अल्फा कार्बन होगा, उसके ठीक नेबरिंग कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, और ठीक उसके और बगल गामा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दो दो ऑप्शंस है, हाइड्रोजन एटम को रिलीज करने का, हाइड्रोजन एटम को लूज करने का, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो बीटा कार्बन से ही लूज किया जाता है। ठीक है, अगर वो तुम्हारे पास दो दो ऑप्शंस है हाइड्रोजन एटम को लूज करने का, तो कौन सा किस कार्बन से मेरा हाइड्रोजन एटम लूज होगा, रिलीज होगा, जिससे वो कंपाउंड जो होगा वो मेजर कंपाउंड बनेगा। मेजर कंपाउंड क्या होता है, आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो मेजर कंपाउंड होता है। और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, कम मीन्स कम, फॉर एग्जांपल अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है या फिर वाटर के किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो तुरंत अपनी स्टेट जो पहले की स्टेट थी वो छोड़ दे रहा है, वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पा रहा। ठीक है, तो वो मेरा अनस्टेबल मतलब माइनर कंपाउंड बनेगा, बहुत ही रेयरली वो सब कंपाउंड बनता है। मेजर कंपाउंड जो ज़्यादा अमाउंट में बनता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग सॉल्यूशन में थोड़ा सा पढ़े थे ना कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, तो उसमें अगर रेशियो जो है वो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का रेशियो 50-50% है तो हम लोग उसको रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, लेकिन
क्या है कि सॉल्यूट जो है उसमें दो टाइप्स की आ जाए, एक मेजर कंपाउंड एक माइनर कंपाउंड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट मेरा जो मेजर कंपाउंड होता है वो मान के चलो 90% बनता है, और जो माइनर कंपाउंड होता है वो जस्ट 10% बनता है। मतलब हाँ बनता है बट बहुत ही कम बनता है, और वो उतना स्टेबल भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड है तुम्हारे पास मेरा इसके साथ हेलोजन ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन मानेंगे। इसके ठीक बगल वाला ये बीटा कार्बन होगा। ठीक है, एंड हाँ एक और बात, हाइड्रोजन अगर ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा वन, अगर इफ हाइड्रोजन इज देयर वन एंड मोर, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, और ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर ये भी क्या होगा, बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन। मतलब वहां पे जितने भी कुछ भी लगे हों, ठीक है, कोई भी कंपाउंड लगा हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी अगर लगा हो, तो भी वो अल्फा एंड बीटा ही होगा। लेकिन हाँ, एक से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोमीन यहाँ है, अगर ब्रोमीन यहाँ पर भी होता तो वो भी अल्फा ही कहलाता। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होगा वो अल्फा ही कहलाएगा। अगर यहाँ दोनों में ब्रोमीन होता तो दोनों अल्फा कहलाते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझना। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो हम लोग जो है सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एसिड होता है। तो सबसे पहले तो हम एसिड को बेस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बेस में कन्वर्ट करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे कि मेरे पास अगर एक अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है, जब भी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे इसे क्या करेंगे, प्लस KOH एक बेस से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक सॉल्वेंट है और ये एक बेस है। सबसे पहले सॉल्वेंट और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। जब भी तुम्हें मैकेनिज्म रिएक्शन बनाने को आएगा इसमें, अब क्या है बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म लिखने को आएगा, तो ध्यान समझो कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है। सबसे पहले तो तुम्हें रिएक्शन में ये टोटल रिएक्शन पहले लिख देना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद हमें प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, एंड उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म, कि कैसे कैसे करके रिएक्शन हुआ है। तो देखो हम लोग ये बेस है, अल्कोहल है, ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है ना, H के पास प्लस चार्ज होता है ना। ठीक है, के पास, पोटेशियम के पास +1 होता है एंड OH के पास -1 होता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम KOH ही लें, के की जगह पे NaOH भी ले सकते हैं। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ये इसको निकाल देगा, ये यहाँ पर H2O बना लेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखो ये K प्लस एंड अब ये बच गया O-, ये इसके साथ रिएक्ट करके CH3CO CH3CH2O K बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है कि जो मेरा एरो होता है ना, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाएगा, कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव एरो नहीं बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना और ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मतलब क्या, वहां पे वैकेंट जगह खाली हो गया, वैकेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। आई समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बना लिए CH3CH2 ओके। ठीक है, अब यही ओके अब यही ओके जो होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये के जो होगा, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से ये Br को के निकाल देगा, ये किसके साथ, ये के बी आर के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, के बी आर के साथ रिएक्ट कर लेगा। जब हम लोग CH3CH2O के लेंगे, के बी आर के साथ रिएक्ट करेगा, O के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर बी आर जब यहाँ से निकल जाएगा, इसके पास क्या बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा इसके पास। जब इसके पास प्लस चार्ज बचेगा तो ये इसको बैलेंस करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये अल्कोहल जो होगा CH3COO-, ये इसको ले लेगा, ये हाइड्रोजन को हटा लेगा, मतलब H+ को हटा लेगा।
तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज बचेगा, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज बचेगा, माइनस चार्ज बचेगा। एंड ये फिर इसके पास क्या है, देखो इसके पास पॉजिटिव, एंड ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, इसके पास नेगेटिव, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये यहाँ से ये ब्रोमीन निकल रहा है और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ठीक है, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन दिखाया गया है एंड मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एंड ये KBr जो है आपस में रिएक्ट कर लेगा। अब हम देखेंगे कि मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन, अभी जो मैंने बताया, ठीक है, हेलोजन एटम्स यूजुअली वन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, उनमें से कोई एक ही एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम लोग जेटसेव रूल से यूज करते हैं। अब ये जेटसेव रूल क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। इट फेवर्स द मोस्ट स्टेबल अल्कीन एज प्रोडक्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा उसी को एल्कीन के लिए वो फेवर करता है। ठीक है, मेरे पास रिएक्शन है, एक रिएजेंट है CH3CH2C, देन ब्रांचिंग CH3CH3Br। ये जो है मेरे पास बेस है। ठीक है, ये बेस है, सॉल्वेंट को बेस बना दिया गया। ये किससे लिया गया है, देखो CH3COOH को, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो CH3COOH को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया गया है, इसका H और उसका OH रिएक्ट करके H2O बना लेगा। एंड ये जो Na है था CH3CO सॉरी CH3O के साथ रिएक्ट करके NaCH3 NaOCH3 का फॉर्मेशन कर लिया। देन अब ये NaOCH3 जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर देखो ये जो Na था, ये Na ब्रोमीन को ले लेगा, यहाँ से निकाल लेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन आ जाएगा। अब ये देखो ये एरो जो है यहाँ पर एक साथ दोनों नहीं बनाना है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इधर से जाएगा या तो वो इधर से जाएगा, दोनों में से किसी एक ही साइड से जाएगा। अगर वो इधर से जाता है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और अगर वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना, अगर वो यहाँ से जाता है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो एक बार क्या हुआ, एक बार ये यहाँ से गया, ठीक है, इधर से नीचे से गया, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना, इधर डबल बॉन्ड आ गया। फिर एक बार यहाँ से बन रहा है, इधर से जा रहा है, ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो एक बार डबल बॉन्ड, देखो कहाँ पर बन गया, यहाँ पे बन गया। ये कैसे पहचानेंगे, देखो ये जो मेरा मेन कार्बन है, ठीक है, ये मेरा मेन कार्बन है, यहाँ पर ये मेरा मेन कार्बन है, इसके चारों तरफ देखो क्या क्या बना है, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे। ये कार्बन के साथ दो H2 है, इसको बॉन्ड के फॉर्म में ब्रेक कर दो। ठीक है, एंड इसके नीचे एक कार्बन है और इधर दो कार्बन का है, तो यहाँ पे हो गया C2H5, ये CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस फॉर्मेशन में बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर भी देखो, ये CH3, ये CH3, इधर क्या है C2H5। ठीक है, C2H5 है, ये C2H5, फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे, हाँ, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH3CH3। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, अटैच्ड होगा टू कार्बन कार्बन कंपाउंड, उतना ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये याद रखना। हम लोगों ने क्या देखा था, एक में दो हाइड्रोजन थे, है ना, एक में दो हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो और अगले दूसरा में क्या था कि उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं था, दोनों साइड क्या थे, अल्काइल ग्रुप थे। ठीक है ना, दोनों साइड क्या थे, अल्काइल ग्रुप। हम लोग अब देखेंगे जेटसेव रूल क्या होता है, जेटसेव रूल, रूल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जेटसेव रूल में क्या होता है, कार्बन दैट विल लूज हाइड्रोजन इज द वन दैट हैज फ्यूअर हाइड्रोजन एज इट गिव्स मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही कार्बन लूज करेगा अपने हाइड्रोजन को जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जब इसके पास पॉजिटिव, जब ये कार्बन लूज कर रहा है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास टू ही हाइड्रोजन है। एंड जब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन लूज कर रहा था, इसके पास दो हाइड्रोजन थे। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन रहेगा, अगर वो हाइड्रोजन लूज करता है तो वही मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। और जिसके पास ज्यादा कार्बन है, ठीक है, सॉरी, ज्यादा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो माइनर होगा और वो ज्यादा स्टेबल भी नहीं होगा। OCH3 एक बार इधर से रिएक्ट कर रहा है, एक बार OCH3 इसके पास से रिएक्ट कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये मेरा कैसा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या होगा, अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड कौन कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है, एंड बेस के बारे में भी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्या होता है, यूजुअली एनायंस with a full negative charge and a no steric hindrance are called nucleophilic. Nucleophilicity increase with increase in charge density। ठीक है, जब एनायन होगा और पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज अगर उसमें होगा, जिसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल बहुत ही स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का कोई डेफिनेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक एनायन है, जस्ट जस्ट एक एनायन है जिसमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी बढ़ने से उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे NaOR, RLi, NaOH, KOH, NaCN, KCN, NaCCr, NaNH2, NaNHR, NaI, LiBr, Ki, NaNO3। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा या फिर जो बहुत ही चार्ज डेंसिटी जिसकी बहुत ही ज्यादा होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल के फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल में सारे के सारे जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज डेंसिटी नहीं होता है। H2O, H के पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में मिलकर क्या किए, न्यूट्रल कर लिए। ROH, H2S, RSS, जितने भी वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स को याद करके रखना है कि पता चले जब भी क्वेश्चन आए तो समझ आना है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, फिर बेसिसिटी। बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी एसेंशियली डिस्क्राइब सेम phenomena except basicity concern donation of lone pair of hydrogen, nucleophilicity concern donation of lone pair of all other atom। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों के दोनों सेम है, दोनों में ज्यादा बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो बेस होता है वो कंसर्न होता है हाइड्रोजन के लोन पेयर, वो उसका ध्यान, उसका जो फोकस सिर्फ हाइड्रोजन पे होता है। और न्यूक्लियोफाइल किसी का भी देख सकता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, किसी का भी देख सकता है, वो किसी से भी सारे के जिसका भी नेगेटिव चार्ज, ज्यादा डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिसकी भी ज्यादा होगी वो उसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो बेस अभी हम लोग देखे ना एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसके लिए हमें बेस चाहिए। ठीक है, बेस चाहिए, बहुत ही अच्छा गुड बेस चाहिए। एंड इसमें न्यूक्लियोफाइल में बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो NaI और NaOH जो होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो ये कैसा ब्रेक होगा, Na प्लस और I माइनस में और Na प्लस एंड OH माइनस में। अब जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो वो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, या जो वीक न्यूक्लियोफाइल हो वो वीक बेस भी हो। तो देखो वीक बेस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करेगा या जो हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से खींच पाएगा अपने तरफ। बेस तो क्या करता है, हाइड्रोजन को ही अपनी तरफ खींचता है ना, लेता है ना। तो अब आयोडीन जो होता है, ठीक है, NaI के केस में आयोडीन जो होगा वो मेरा बेस है। तो बेस क्या H प्लस को, आयोडीन जो है वो H प्लस को अच्छी तरह से खींच पाएगा क्या? आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही कम है और हाईली रिएक्टिव है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को हमें ब्रेक करना था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जो कि अपने में बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्ट्रांग है। आयोडीन उसको खींच ही नहीं पाएगा अपनी तरफ। ठीक है, वो खुद ही उसके पास चिपक जाएगा जाकर, वो खुद ही वहां पर आकर के उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो आयोडीन जो है वो वीक बेस है, बट हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर कोई नेगेटिव कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आयोडीन फटाक से निकल जाएगा वहां से। ठीक है, फिर NaOH के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। OH है, OH जो होगा OH माइनस वो आराम से सबस्ट्रेट या फिर H प्लस को, H को हाइड्रोजन को ले लेगा। और न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी वो अटैक भी कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी वो कंज्यूम भी कर लेता है। कोई नेगेटिव चार्ज कोई न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा वो तुरंत वहां से निकल जाएगा, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो फटाक से वहां से निकल जाएगा। ठीक है, OH माइनस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब हम न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में कंपेयर करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल एंड कौन सा बेस है। तो NaOH जो है वो दोनों ही, वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है एंड गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। NaOH जब ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसको हम कहेंगे बेस। कभी भी कोई भी नेगेटिव अगर बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम बेस कहेंगे। और जब वो कार्बन के साथ बेस बना कंपाउंड बना रहा है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो कि ये OH माइनस है, तो कभी कभी वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि हम कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। उससे कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है कौन सा बेस है, कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा गुड बेस है। तो देखो क्या क्या उसमें होना चाहिए। सबसे पहले तो चार्ज, सबसे पहले तो चार्ज उसका होना चाहिए अच्छा, हम लोग चार्ज इसमें मैटर करता है। अगर चार्ज बहुत ही स्ट्रांग है, चार्ज ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, देन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सॉल्वेंट, देन स्टेरिक हिंड्रेंस। फैक्टर फॉर बेसिक कैरेक्टर, चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज के कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस विथ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी। कॉन्जुगेट बेस जो होता है इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल। जो कॉन्जुगेट बेस होगा मतलब अल्टरनेट में जो भी जितना भी डबल बॉन्ड होगा वो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो OH माइनस है एंड यहाँ पर OH है, H2O है। तो H2O में क्या है, कोई भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें देखो बेंजीन में जब OH ग्रुप जुड़ता है यहाँ पर O माइनस है, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देन
एमोनिया NH2- या NH3 में NH2- ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। SH- एंड H2 इसमें क्या है, इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देन ये अल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये भी एक इसके कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे O- है एंड यहाँ पर OH है, ये बहुत ही अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल है। जिसके पास भी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हम लोग अब अगर पीरियोडिक टेबल में भी देखो तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं, पता है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लास्ट ऑर्बिट में वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। हम लोग देखेंगे कार्बन से, क्योंकि वही एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो बीच में है, लेकिन हम लोग फिर भी इसमें क्या करते हैं, कार्बन को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लेते हैं कार्बन, देन उसके बाद क्या आएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, देन नाइट्रोजन 7, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन का 9, ठीक है। इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सिर्फ देखेंगे, इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है एंड इसके पास 1 है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा ये, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब सबसे ज्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो लेस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसकी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट का क्या चक्कर है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो सॉल्वेंट हमारा ऐसा होना चाहिए, जैसे कि अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए हम अगर देखें तो प्रोटिक एंड एप्रोटिक में क्या होता है, प्रोटिक एंड एप्रोटिक में होता है जैसे ही हम सॉल्यूट को या फिर हेलो एल्केन को उसमें डालें, सॉल्वेंट में डालें, तो उसका क्या होता है, SN1 में क्या होता है, ऑटोमेटिक सबस्ट्रेट निकल जाएगा। तो क्या सबस्ट्रेट क्या अपने मर्जी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है जिससे वो तुरंत अपने आप ही उससे निकल जाए, जो कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो उसमें अटैक होता है, हेलोजन ग्रुप जो उसमें जुड़ा हुआ रहता है कार्बन कंपाउंड से, वो अपने आप निकल जाए। तो प्रोटिक एंड एप्रोटिक में क्या होता है, प्रोटिक में जो है वो हेलोजन ग्रुप को या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एंड एप्रोटिक में उतना ज्यादा पावर नहीं होता, इसके लिए हमें SN2 रिएक्शन के लिए इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, जिससे क्या होगा कि सॉल्वेंट का ऐसा कोई रोल नहीं होता, इसमें सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा सबस्ट्रेट उतनी इजीली निकलेगी। इसीलिए इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है कि वो जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा, वो जितना वो आराम से छोड़ देगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्शरी ग्रुप लेते हैं, ताकि उसको बराबर अमाउंट में जो मेरा कार्बन कंपाउंड है टर्शरी ग्रुप है, वो उसके जाने के बाद भी स्टेबल रहे, मतलब वो तुरंत क्या है रिएक्ट ना करने की कोशिश करे। सेम टू सेम एलिमिनेशन रिएक्शन में भी होता है, E1 एंड E2 में भी सॉल्वेंट प्रोटिक चाहिए E1 के लिए, ताकि वो आराम से निकल सके। एंड ए प्रोटिक में क्या होगा कि वो नहीं निकलेगा, सबस्ट्रेट जो होगा वो नहीं निकलेगा, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है विथ अ न्यूक्लियोफाइल creating a shell of solvent molecule around it, thus making nucleophile considerably less reactive, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, और जो बहुत ही अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव। जैसे कि फ्लोरीन से अगर हम नीचे आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कम रिएक्ट करता है, ठीक है, वो इसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। और जो आयोडीन होता है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो तुरंत किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल
to participate in hydrogen bonding decreases as we go down periodic table, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की जो एबिलिटी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैक करने की, वो जैसे ही हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। देन फ्लोराइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड आयोडीन इज वीकेस्ट वन। हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन बना सकता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, फ्लोरीन जो होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, बट आयोडीन जो है अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। देखो यहाँ ध्यान समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोरीन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो उसका प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट आयोडीन जो होगा वो प्रोटॉन को अपनी तरफ जल्दी इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो खुद ही जो है किसी और के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर यहाँ कंडीशन है कि हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो फ्लोरीन सबसे गुड एक्सेप्टर है। फ्लोरीन जो है तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पावर जो है बहुत ही ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आयोडीन। लेकिन अगर बात यहाँ पर ये आ रही है कि वो एप्रोटिक सॉल्वेंट में कि अगर जो फ्लोरीन अपनी तरफ जो है क्या लूज कौन कर सकता है, मान लो कि एक एच एफ है, एक तुम्हारे पास रिएजेंट है एच एफ और एक रिएजेंट है एच आई, तो इसमें से हाइड्रोजन से तुरंत अलग कौन हो सकता है, अपना बॉन्ड खुद का ब्रेक कौन कर सकता है, तो अपना खुद का बॉन्ड आयोडीन पहले ब्रेक कर सकता है। तो इसमें इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, आयोडीन की ज्यादा होगी और फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से समझना है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि हाइड्रोजन को कौन, हाइड्रोजन से कौन अलग हो सकता है, ठीक है, कौन खींच सकता है अपनी तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ पहले से बॉन्ड मतलब बना हुआ है, अब वो कौन अलग हो सकता है, तो सबसे पहले जो है आयोडीन अलग होगा, फ्लोरीन जो है लूज होगा ही नहीं, फ्लोरीन छोड़ेगा ही नहीं। और ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में फ्लोरीन सबसे अच्छे से खींच सकता है और आयोडीन तो बिल्कुल भी नहीं खींच सकता, वही खींचा जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा। यही प्रॉब्लम है, चेंज ही नहीं होगा पेज, वेट रुको। नेक्स्ट अब देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बार बार हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है, तो जितना छोटा कंपाउंड होगा, ठीक है, चाहे वो चेन लंबा हो लेकिन ब्रांचिंग एक भी ना हो, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होती है। मतलब एक बल्कि ग्रुप मान लो, भीड़ कम होगी, तो भीड़ जिसकी जितनी ज्यादा होगी स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा, भीड़ जितना कम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो कार्बन को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज्यादा स्टेबल कर सक रहा है, यहाँ से तो जो कार्बन कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज के क्लाउड्स जो बना हुआ है, ये कार्बन जो है उतना ज्यादा उसको स्टेबल नहीं कर पा रहा। यहाँ पे दो कार्बन है, ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में बेटर इलेक्ट्रॉन उसको वो दे रहा है। फिर इसमें ब्रांचिंग आ गया, ये भी अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे टर्शरी ग्रुप आ गया तो ये अभी और अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हम देखिए बात करें
कि इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज्यादा है। ये टर्शरी ग्रुप है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप है। ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये भी सेकेंडरी ग्रुप है, और ये प्राइमरी ग्रुप है। तो इस कंडीशन में ये सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप कौन सा है, सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप यही है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है सबसे ज्यादा इसी का होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, इसकी होगी। प्राइमरी ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छा से स्टेबल नहीं कर पा रहा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, लूज कर जाएगा। ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से लूज, सॉरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से लूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे अच्छी किसकी होगी, सबसे अच्छी होगी, सबसे अच्छी होगी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम पहचानेंगे न्यूक्लियोफाइल्स एंड बेस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसके। देखो CH3CH2OH, ये जो होता है वो वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। ये ये होता कैसा है, देखो ये होता है CH3CH2O माइनस। ये कैसा था पहले, पहले ऐसा था, बट ये यही जो होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वही मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ये बस हम लोग यहाँ पर Na जो है लेते हैं ताकि ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो सके। ठीक है। फिर NaOCH3 में ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना है, जितना कम कार्बन हो वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और उतना अच्छा बेस भी होगा। यहाँ 2 कार्बन के थे, इसलिए वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर CH3OH में ये क्या होगा, बेस के कंपैरिजन में ये कम होगा, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि OH देखो, OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या करना चाहता है, वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जितना ज्यादा कार्बन कंपाउंड होगा वो अपनी तरफ हाइड्रोजन जो है ना इजीली अट्रैक्ट कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पर CH3OH है, OH को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मिल रहा है, एक ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये क्या होगा, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। जितना ज्यादा टर्शरी ग्रुप होगा, देखो यहाँ पे टर्शरी ग्रुप है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो क्या होगा, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है, क्या है, इसके साथ Na जुड़ा हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ भी यहाँ पे Na जुड़ा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर भी अगर इसके साथ Na जुड़ जाएगा तो इसके साथ भी ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये टर्शरी ग्रुप है, टर्शरी ग्रुप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। ये वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है, जितना कम कार्बन होंगे, जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर बल्की ग्रुप होगा तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ से अगर H निकल जाता है तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन फिर अटैक कर सकता है, तो अब ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वीक रहेगा। ठीक है। फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। NH2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, एंड अब जितना ज्यादा कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, जितना भी NH2 है, H को हटाकर हम लोग दोनों में CH3 लगा दिए, फिर यहाँ पर एक CH3 को हटाकर यहाँ पर H लगा दिए, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। नाइट्रोजन के जितने भी फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर ये ज्यादा बल्की ग्रुप हो जाएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसलिए वो बेस जो है उसका स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। ठीक है, क्योंकि वो बल्की ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या है, टर्शरी, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर इसमें एक हम H की जगह पर R लगा दें तो भी ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ठीक है। देन उसके बाद
आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है, वीक बेस एंड वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। करना क्या है इसको, अच्छा बेस बनाने के लिए हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो बस हमें ये सोचना है कि क्या ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, क्या उसके लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और नहीं अच्छे से कर सकता है तो वो वीक बेस है। ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल में क्या है, ये यहाँ जो कार्बन के साथ अटैक कर लेगा, ये भी कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है। देन उसके बाद N3 अगर होगा, अगर N3 है, N3 जो होगा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। साइनाइड, Cn माइनस, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SH, HCH3, ये दोनों वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Nr3, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। फिर देखो CH3, COO माइनस, ये किससे निकला है, CH3 COO Na से। तो ये कैसा है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इजीली नहीं अट्रैक्ट कर सकता। उसके बाद हम देखेंगे PR3, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। H2O, वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। फिर ये कंपाउंड है डाई आइसोप्रोपाइल इथाइल अमाइन, ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट अब हम कंपेयर करेंगे SN1, SN2, E1 एंड E2। अब कैसे पहचानना है SN1 के लिए क्या क्या चाहिए, SN2 के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर हम ले ये देखेंगे। तो अगर टर्शरी ग्रुप है तो ये कैसा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, क्लोरीन लूज होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल देन अटैक करेगा, पहले क्लोरीन लूज कर लेगा देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्रोडक्ट मेरा बनेगा ऐसा। क्या क्या चाहिए, एक कार्बोकेटायन होना चाहिए SN1 के लिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, टर्शरी ग्रुप होना चाहिए एंड गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बस। SN E1 के लिए, देन SN1 देख लिए, देन E1 के लिए यहाँ पर भी क्या होगा, सेम टू सेम, क्लोरीन लूज करेगा, स्लो प्रोडक्ट बनेगा, स्लो रिएक्शन होगा। बट यहाँ एक चेंज क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे वो जो बेस मिलेगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन लूज करता है और यहाँ बना लेता है डबल बॉन्ड। इसके लिए क्या क्या चाहिए, E1 के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, टर्शरी ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप और वीक या गुड बेस होना चाहिए। E1 के लिए मायने नहीं रखता बेस कैसा है, सेम उसी तरह से SN1 के लिए मायने नहीं रखता मेरा न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अब SN2 के लिए क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा देन इधर से हेलोजन ग्रुप लूज करेगा। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए एंड ये फॉलो करेगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन हेलोजन ग्रुप में। इसमें बेस जो है इधर से पहले अटैक करके हाइड्रोजन को निकाल देगा, देन आफ्टर दैट यहाँ से जो भी मेरा हेलोजन ग्रुप होगा वो लूज करेगा और ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर जाकर के ये H के साथ रिएक्ट करेगा और हेलोजन ग्रुप लूज कर जाएगा। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो
ये सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, SN2 में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। E2 के लिए नो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्ट्रॉन्ग बेस और एप्रोटिक सॉल्वेंट। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल और E1 के लिए एलिमिनेशन के लिए E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बाकी सारे के सारे तो सेम है। SN1 रिएक्शन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस जरूरी है, गुड लिविंग ग्रुप, वीक न्यूक्लियोफाइल, प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड E1 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस, गुड लिविंग ग्रुप, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सेम टू सेम दोनों का रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम होता है। देन उसके बाद कुछ पॉइंट्स नोट करना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकिन जो वीक बेस होता है जैसे कि NaCl, NaBr, KCN सो ऑन विल फेवर SN2 ओवर E2 रिएक्शन। मतलब क्या, जो भी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा लेकिन अगर वो वीक बेस होगा तो वो सबसे पहले SN2 रिएक्शन के तरफ जाएगा, उसके बाद E2 के रिएक्शन A2 के लिए जाएगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे कि फॉस्फेजेन या टर्ट ब्यूटाइल फॉस्फेट जो होता है, टर्ट ब्यूटाइल फॉस्फेट या फिर डाई आइसो इथाइल अमाइन, ये दोनों क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, ये E1 ओवर SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। SN1 रिएक्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर बट E1 रिएक्शन जो होगा वो हाई टेम्परेचर में अकर करेगा। क्यों? क्योंकि E1 में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जब हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में होना चाहिए वरना ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, एलिमिनेशन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या देखना था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विथ मेटल। ये लास्ट टॉपिक है हेलो एल्केन का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल क्या होता है, इसमें रिएक्ट होता है ऑर्गेनिक हेलोजन। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल, ऐसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं जो कंपाउंड देते हैं कार्बन और मेटल के बॉन्ड का, और या तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी इसको हम बोलते हैं। जब भी कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग हो, इसको हम एक और नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल RMgX रेफर्ड एज, इसको नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट इन 1900 बाय विक्टर ग्रिगनार्ड। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रिगनार्ड। हम एग्जाम्पल देखेंगे, CH3CH2Br अगर Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2MgBr, और ये जो है हाईली पोलर होता है। अंडरस्टैंड, ये हाईली पोलर होगा। फिर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवैलेंट लेकिन हाईली पोलर होता है। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसके पास जो प्रोडक्ट बना है ये दोबारा से वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, देखो ये RMgX है, इसके जगह R की जगह पे CH3CH2 अगर हम डाल दें और Mg और X की जगह पे Br, और ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट करे तो बना लेगा RH, और MgOH X लूज करेगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अभी तुम लोग को 12th में नहीं पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा लेंदी आता है। अगर बोलोगे तो समझा देंगे इसका मैकेनिज्म भी, कैसे इसका रिएक्शन होता है, MgOH होल कैसे बनता है। तो मैं अगले लेक्चर में इसके बारे में वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, और अभी के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।